ठीक है, तो अब हम प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट करेंगे। होता क्या है, किस तरीके से होता है, ठीक है, ये सब हम जानेंगे। जैसे आपको कुछ जो इमेजेस हैं वो दिखाई दे रही हैं। यहाँ क्या है, कोई सिक्का जो जल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। जब हम ऊपर से देखते हैं, जल के ऊपर से देखते हैं, तो सिक्का हमें उसकी माध्य से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। या फिर कोई बच्चा जो है वो तालाब में मछली देख रहा है, मछली जो है उसकी माध्य से ऊपर दिखाई देगी या फिर आगे पीछे दिखाई देगी, ठीक है। या फिर जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल जो है पानी के अंदर डूबी हुई है तो आपको टेढ़ी दिखाई दे रही है। वैसे ये चम्मच है, चम्मच भी आपको टेढ़ी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये होता क्यों है, क्यों हो रहा है ऐसा, तो ये सब जो है वो हम प्रकाश के अपवर्तन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। पारदर्शी माध्यम मैंने एक क्लास में आपको बताया था कि पारदर्शी माध्यम क्या होता है, जिससे हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित होती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। परावर्तन आप 10th क्लास में पढ़ लेते हो, 12th क्लास में अपवर्तन पढ़ते हैं। है तो 10th क्लास में भी अपवर्तन, ठीक है, लेकिन अभी आपके सिलेबस से थोड़ा कम है, परावर्तन जो हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको इमेज दिखाई दे रही है। बोला गया कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर रही होती है तो वो अपने माध्य से थोड़ा विचलित हो जाती है, मतलब अपने पथ से थोड़ा विचलित होती है। ये विचलन जो होता है वो किसके कारण होता है, ये विचलन होता है प्रकाश की चाल के कारण। प्रकाश की चाल जो है वो माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल जो बदल जाती है, ठीक है। अब देखिए, ऊपर कोई माध्यम है जिसे हम एयर बोल रहे हैं, एयर सघन मतलब विरल माध्यम है, और नीचे है ग्लास जो कि सघन माध्यम है। विरल और सघन के बारे में हम अभी बात करेंगे। अभी आप ऐसा समझिए कि दो माध्यम है, ऊपर एक माध्यम है और नीचे एक माध्यम है, ठीक है। विरल और सघन में तो मैं बता दूंगा। अब ये कोई प्रकाश की किरण है ए, और मान लीजिए इसे नाम देता हूँ ओ, ठीक है। ए ओ जो है वो कोई प्रकाश की किरण है, ठीक, आपतित हो रही है। ये जो है वो सरफेस है जो दो माध्यमों को आपस में अलग अलग कर रहा है, ठीक है। ये जो है सरफेस वो दो माध्यमों, इसके नीचे जो है वो ग्लास है और इसके नीचे ऊपर जो है वो एयर है। अब जब ये आप जो किरण है जब यहाँ आपतित होती है तो जाना तो इसे सीधे चाहिए था, लेकिन ये जो है वो अपने पथ से विचलित हो रही है। और कैसे विचलित हो रही है, ये जो है देखो, एक नॉर्मल मैंने तुम्हें बताया था, नॉर्मल होता है सतह से 90 डिग्री कोण बना के काल्पनिक रेखा होती है। अब जो भी हम मेज़र करेंगे वो नॉर्मल से ही मेज़र करेंगे, इसी नॉर्मल से मेज़र करना है। अब हमें पता कैसे लगा कि ये विचलन जो है वो प्रदर्शित कर रही है या फिर नहीं कर रही, तो ये जो नॉर्मल से यहाँ जो एंगल था आने वाली किरण का एंगल आई, ठीक है, और जो अपवर्तित किरण थी ये वाली उसका जो एंगल था एंगल आर, उसके बीच में कुछ जो है आपको हमें डिफरेंस दिखाई दिया, ठीक है, कम ज़्यादा जो हमें दिखाई दिया। इसलिए हमने ये कहा कि जाना इसे सीधे चाहिए था, लेकिन ये क्योंकि अगर ये कम है आर तो ये अविलंब की ओर थोड़ा झुक गई है, और अगर आर ज़्यादा है तो अविलंब से थोड़ा दूर हट गई है, ठीक है ना। ये हम वर्ड जो है यूज़ करते हैं। देखिए, ए ओ जो है कोई प्रकाश की किरण है, एन जो वो नॉर्मल है। अगर ये रिफ्लेक्टेड रे होती इस तरह से तो ये परावर्तन होता, लेकिन यहाँ परावर्तन नहीं है, यहाँ हो रहा अपवर्तन, क्योंकि यहाँ जो है वो दूसरे माध्यम में प्रकाश की जो किरण है वो प्रवेश कर रही है। जब प्रवेश कर रही थी तो इसे जाना सीधे चाहिए था, जो डॉटेड लाइन जो है वो दिखाई दे रही है, लेकिन ये डॉटेड लाइन सीधे ना जाके ये जो है अविलंब की ओर थोड़ा झुक गई है। कब अविलंब की ओर झुकती है और कब अविलंब से दूर हटती है, ये हम अभी आगे देख लेंगे, ठीक है। देखो, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ भाषाएं, परिभाषाएं, जैसे आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। अब जैसे ये कोई किरण है, ठीक है, ये जो है वो किसी सोर्स ऑफ लाइट से चल रही है, प्रकाश के स्रोत से चल रही है, प्रकाश के स्रोत से आ रही है, ठीक है। ये जो है ए ओ, तो ये जो किरण है वो हमारी क्या कहलाएगी, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण। अब
ये है आपकी आपतित किरण। उसके बाद जो आने वाली किरण है, प्रकाश के स्रोत से जो किरण आ रही है उसे हम आपतित किरण कह रहे हैं। उसके बाद है अपवर्तित किरण। तो जो अपवर्तित किरण है वो जो दूसरे माध्यम में किरण जा रही है वो अपवर्तित किरण है। यहाँ ओ है, इसे मैं बी नाम ले देता हूँ, तो ये ओ बी जो है वो अपवर्तित किरण है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ किरण ए ओ जो है वो आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण है। और किरण ओ बी जो है वो अपवर्तित किरण है। परावर्तन में हम क्या कहते थे, परावर्तित किरण, और यहां हम कहते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है, अब उसके बाद आता है नॉर्मल, अभिलंब। ठीक है, ये अभिलंब है। तो सतह से लंबवत, ठीक है, या 90 अंश की काल्पनिक रेखा, अभिलंब कहलाती है। ठीक है, ये जो वो क्या हो गया, अभिलंब हो गया। सही है। अब हम आगे देखते हैं और क्या परिभाषा है। एक हो गया आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु देखिए, ये जो बिंदु है ये आपका आपतन बिंदु है। ठीक है, जिसपे नॉर्मल, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तीनों मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं कि वह बिंदु जिस पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों मिलते हैं वो आपतन बिंदु जो है वो कहलाता है। ठीक, उसके बाद है आपतन कोण। ठीक, तो आपतन कोण देख लो। आपतन कोण जो हमारा क्या है, देखो, जो नॉर्मल और आपतित किरण के मध्य में, ठीक है, नॉर्मल और आपतित किरण के बीच में जो कोण है वो आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, और ये मैंने तुम्हें बताया था कि जो ऑप्टिक्स होती है, प्रकाशिकी जो होती है, उसके अंदर जो मेजरमेंट होता है एंगल्स का वो नॉर्मल से ही होता है। तो ये जो नॉर्मल से और आपतित किरण के बीच में जो एंगल है वो हमारा क्या कहलाता है, एंगल आई, जिसे हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, ये पूरा जो आपतन कोण है। और ये जो है वो हमारा क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। ठीक है, ये भी नॉर्मल और अपवर्तित किरण के बीच में है। ठीक है, नॉर्मल और अपवर्तित किरण के बीच में है। ठीक है, अब देखिए आपतन कोण क्या, अपवर्तन कोण, सघन माध्यम। ठीक, सघन माध्यम देखिए, सघन का मतलब होता है जो घना होता है। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बताया है, 10th क्लास में हम पढ़ते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होते हैं। तो जो माध्यम घना होता है दूसरे के सापेक्ष, घना कैसे, जिसके अणु पास हों। ठीक है, जिसके अणु पास हों, या फिर ऐसे मेजर कर सकते हो कि जिसके अंदर प्रकाश की गति कम होगी दूसरे माध्यम के सापेक्ष, ठीक है, वो सघन होगा। और जिसके अंदर प्रकाश की गति अधिक होगी वो विरल होगा। जैसे हवा और कांच के बारे में ले लो, हवा जो है वो विरल है और कांच जो है वो सघन है, क्योंकि कांच के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम हो जाती है और हवा के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। अब हवा और निर्वात की बात कर रहे हैं, वैक्यूम की, तो वैक्यूम में जो लाइट की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। कितनी होती है, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जब ये किसके अंदर आती है, हवा के अंदर आती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप ध्यान देना कि जब हवा में आएगी निर्वात से तो थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ी सी कम होती है, 2.99 ऐसे करके हम बोल देते हैं। ठीक है,
अब यहाँ हम बात करें प्रकाश की, मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि प्रकाश जो है वो सबसे तेज किस में चलता है? निर्वात में, ठीक है, निर्वात में सबसे तेज चलता है। उससे कम किस में चलता है? वायु में, ठीक है। वायु से कम किस में चलेगा? कांच में। इस तरीके से और जो चीज़ें आती आएंगे वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक जल भी आता है, पहले जल ले लो, चलो, ठीक है। जल के बाद फिर कांच, इस तरीके से हम जो है कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं अपने मतलब टॉपिक से थोड़ा मैं हटाना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा किसी चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे ध्वनि, ये जो होता है ना वो कन्फ्यूजन टॉपिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन जो क्या पूछेगा कि बताइए ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होगी, तो बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूज है प्रकाश और ध्वनि के बीच में। तो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होगी वो किस में होगी? इस्पात में, ठीक है। सबसे ज़्यादा इस्पात में होती है, मतलब ठोस में सबसे ज़्यादा, ऐसे बोल सकते ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, ठोस में अधिक होती है। उससे कम किस में होती है? द्रव में। और उससे कम किस में होती है? गैस में, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले निर्वात में, ठीक है। अच्छा, ध्वनि की अगर बात करें, ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होगी? तो निर्वात में 0 होती है। लेकिन प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ध्वनि की चाल निर्वात में 0 होती है, लेकिन प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी? 3 × 10⁸, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो सबसे अधिक जो होगी प्रकाश की चाल वो गैस में होगी। सबसे अधिक तो निर्वात में ही होती है, उसके बाद गैस में होगी, फिर उसके बाद द्रव में होगी, फिर उसके बाद ठोस में होगी, ठीक है ना। इस तरीके से सही है, उल्टा होता है। तो मैं थोड़ा आपको टॉपिक से थोड़ा हटा रहा था, वो इसलिए क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें जो बता रहे हैं, ठीक है। कोई भी पूछ लेगा तो आप बता रहे हो। तो सघन माध्यम किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष वह माध्यम जिसमें प्रकाश की गति कम होती है, सघन माध्यम कहलाता है। कोई 2 माध्यम आप ले रहे हो जिसमें एक में प्रकाश की गति जो है वो कम है, तो वो सघन माध्यम हो गया। दूसरा, किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष वह माध्यम जिसका घनत्व अधिक होता है। घनत्व मैंने तुम्हें बताया, घनत्व मतलब घना, जो जितना ज़्यादा घना होगा वो उतना ज़्यादा सघन होगा, ठीक है। उसके बाद आता है विरल। किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष वह माध्यम जिसमें प्रकाश की गति अधिक होती है, प्रकाश की गति जिसमें अधिक होगी वो विरल हो गया, ठीक है। जिसका घनत्व कम होगा वो विरल हो गया, ठीक है। प्रकाश की गति जिसमें अधिक होगी वो विरल हो गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। देखो, अब है जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। अब देखो, कोई सतह जो है वो 2 माध्यमों को आपस में क्या कर रही है? अलग अलग कर रही है, ठीक है। अब देखो, जो ऊपर वाला माध्यम है वो विरल है, और जो नीचे वाला माध्यम है सतह से वो सघन है, ठीक। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चल रही हो, ठीक है, ये विरल माध्यम से चल रही, ये जो किरण है वो क्या कहलाएगी? आपतित। यहाँ एक नॉर्मल होगा, ठीक है। अब होगा क्या? जाना तो इसे चाहिए था सीधे, ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाएगी? अविलंब की तो थोड़ा झुक जाएगी, ठीक। तो ये तो एंगल बन गया I, और ये जो बन गया वो एंगल बन गया R, ठीक है। और इस केस के अंदर जो एंगल I होगा वो बड़ा होगा एंगल R से, ठीक है। इस केस के अंदर एंगल I जो होगा वो बड़ा होगा एंगल R से, ठीक है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो जो एंगल I होगा वो बड़ा होगा एंगल R से, ठीक है। ये सारी चीज़ समझ में आई। यहाँ आपतन बिंदु, अविलंब, अपवर्तित किरण, ये सब समझ में आया। तो ये क्या है? ये आपकी अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण, ठीक है। ये आपका आपतन बिंदु है, ये अविलंब है। दूसरा, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, ये तो जब विरल से जा रही है कहाँ? सघन में,
लेकिन जब जा रही हो सघन से विरल में, मान लो अगर प्रकाश की किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल में जा रही है, ठीक है। फिर से एक इमेज बना लेते हैं। मान लीजिए ये जो है वो किसी दो माध्यम की सतह को अलग कर रही है। ये आपतित किरण है, ठीक है। यहाँ जो है वो अभिलंब आ गया, जाना इसे सीधे चाहिए था, जाना इसे सीधे चाहिए था, लेकिन ये सीधे ले जाके अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी। तो ये आपकी आपतित किरण है। ये सघन माध्यम है ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है वो विरल है। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। तो यहाँ एंगल आई जो होगा वो छोटा होगा एंगल आर से, ठीक है। दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी। जब सघन से विरल में जा रही हो कोई भी किरण, या फिर कोई भी किरण विरल से सघन में जा रही हो, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। जिस तरीके से परावर्तन के नियम थे, एक तो वही नियम होता है जो परावर्तन का है, ठीक है। दूसरा नियम जो है वो थोड़ा अलग है। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, ठीक है, या फिर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तीनों जो होंगे वो एक ही तल में होंगे। दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग के लिए रंग जो है वो एक ही होना चाहिए, अलग अलग रंग नहीं, अलग अलग के लिए चेंज हो जाएगा, ठीक है। किन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग की प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है, ठीक है। ज्या का मतलब साइन होता है, तो साइन आई आपतन कोण की ज्या और साइन आर अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होगा वो नियतांक होगा, ठीक है। नियतांक का मतलब कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। इसे हम जो कहते हैं वो कहते हैं पहले माध्यम के साथ दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। देखो अब अपवर्तन के कारण जो होते हैं वो क्या होते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि अपवर्तन का जो कारण होता है, प्रमुख जो कारण है वो यही है कि प्रकाश की जो किरण होती है वो जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका जो चाल है वो बदल जाती है, ठीक है। मेन जो कारण है वो यही है कि जब भी चाल बदलेगी तो वो अपने पथ से विचलित होगी, ठीक है। मान लीजिए वायु से कांच के अंदर प्रवेश कर रही है, वायु में उसकी स्पीड कुछ और है, कांच में स्पीड कुछ और है, तो वो अपने मार्ग को थोड़ा सा परिवर्तित करेगी, ठीक। उसके बाद अपवर्तनांक। अपवर्तनांक एक ऐसी भौतिक राशि होती है जो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करती है, ठीक है। प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करेगी, कौन से माध्यम में ज़्यादा होगी और कौन से माध्यम में कम होगी, ठीक। उसके बाद है निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब भी प्रकाश की किरण, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, तो जो हमारा चाल होती है, चालों के बीच का जो अनुपात होता है वो उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। चालों के बीच का जो अनुपात होता है वो उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो भी घटनाएं होती हैं अपवर्तन के कारण उन सभी का अध्ययन करेंगे और किस तरीके से अपवर्तन होता है ये भी हम सीख लेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे आगे, और जो भी आपको दिया गया वो आप उसे कर लीजिएगा, इसकी फेयर कर लीजिएगा, ठीक है।